दी। एक तरफ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी गुरुवार को ईडी के सामने, और एक तरफ देश की प्रेसिडेंट कल द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, यानी वो जीत कर आई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है लगातार कि आप लोग ईडी के सहारे, अब तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को इडियट भी कह दिया है। गहलोत साहब कहते हैं कि ईडी को द्वार जाना चाहिए था सोनिया जी के। क्या आपको लगता है ये जो 2024 की भी लड़ाई है, क्योंकि जो अब हम देख रहे हैं कांग्रेस का एग्रेसिव मोड? देखिए, बहुत विचित्र बात यह है कि पहली बार ऐसा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्षा किसी विषय में आरोपित होकर बेल पर है। नंबर 2, यह विषय भाजपा सरकार के शासनकाल में नहीं शुरू हुआ, यह 2013 में शुरू हुआ। नंबर 3, यह सरकार के द्वारा नहीं शुरू हुआ, यह हाईकोर्ट के द्वारा शुरू हुआ। नंबर 4, जो उन्हें बेल लेनी पड़ी वो दिल्ली हाईकोर्ट के चलते लेनी पड़ी। और इसके बावजूद उससे ज्यादा बड़ी बात जानते क्या है? आज तक नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए पब्लिक अकाउंट्स में से किया। यहां पार्टी का अध्यक्ष रहते अपनी पार्टी के अकाउंट में से ही मामला साफ कर दिया। तो ऐसा विचित्र आरोप जिनके ऊपर लगा है, और इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप पे लगने के बाद जिस प्रकार का वितंडावाद खड़ा करके, अब आपने देखा पिछली बार तो दंगा फसाद आगजनी तक हुई। जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको 40 सेकंड में रोक रहा हूं, अगले 20 सेकंड आपको और देता हूं। कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि, और यशवंत सिन्हा आपके पुराने साथी, आपके मित्र, वो कहते हैं कि ईडी के सहारे क्रॉस वोट करा लिया आपने हर जगह। नहीं, मुझे जानते क्या लगता है? देखिए, करीब 125 के लगभग विधायकों ने, 17, 18, 19 सांसदों ने वो किया है। मुझे लगता है यशवंत सिन्हा जी ने आह्वान किया था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, और यह 75वां वर्ष स्वतंत्रता का था, और पहली बार देश के प्रथम नागरिक के रूप में एक अनुसूचित जनजाति की महिला आकर स्थापित होने जा रही है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि लोकमान्य तिलक का स्वराज्य, गांधी जी का हिंद स्वराज्य और दीनदयाल जी का अंत्योदय इसी में साकार हो रहा था। तो शायद उन्होंने कहा था अंतरात्मा की आवाज सुने, तो कई विधायकों के अंतरात्मा की आवाज जाग गई होगी कि इस महान यज्ञ में हम भी क्यों ना अपनी आहुति दें। तो इसलिए उन लोगों ने दलगत भावना से आगे हटकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे दिया। आचार्य जी, अब आपका समय शुरू होता है। बीते दिनों आप शांत रहे, खबर आई आप उपवास पर भी हैं, खबर आई कि कांग्रेस में जो चल रहा है उसको लेकर भी आप थोड़ा परेशान हैं। खबर यह भी आई कि बीते 1 महीने के अंदर पानी बहुत ऊपर निकल गया। कांग्रेस की एक सरकार जिसमें वो थोड़ी बहुत पार्टनर थी महाराष्ट्र, वो सरकार निपट गई। आपने जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े करे, उसको उतने वोट भी नहीं मिल पाए जिसकी आपको उम्मीद थी। सोनिया जी को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं बीते 1 महीने पर आप? और देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुआ है। अरे भाई, नहीं, ये नहीं कहा। ठीक है, बेल पर कहा, बेल पे है, बेल पहली बार, और अपनी पार्टी के अंदर घोटाला करने का। दो बातें। अब सुधांशु जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, वो तो टेलीविजन पे पैसे लेते हुए दिखाए गए थे। ठीक है, अब वो चले गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब ये ऐसी पार्टी है, ये ऐसा मामला है कि ये अपनी ही पार्टी का पैसा अपनी ही गबन कर लिया। अरे भाई, गबन और चोरी की परिभाषा क्या होती है? मेरे घर के अंदर, मेरे मकान के अंदर अगर 5 कमरे हैं, मेरे पैसे एक कमरे में रखें, मैं एक से दूसरे में ले जाऊं, दूसरे से तीसरे में ले जाऊं, तीसरे से चौथे में ले जाऊं, आपका प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा कांग्रेस पार्टी का पैसा था। कांग्रेस पार्टी ने किसी से दूसरे से लिया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे को दिया नहीं। नेशनल हेराल्ड, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अगर उस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने पास से पैसा दे करके उस संस्थान को जिंदा रखना चाहती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आचार्य जी, ईडी इडियट है क्या? मैं आ रहा हूं। मुझे सैद्धांतिक बात, मेरे हितों की रक्षा करो अमीश देवगन जी। मैं तो रक्षा ही कर रहा हूं। अमीश देवगन, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? जो पीएमएलए जिसको कहते हैं, वो है कि पैसा किसी और मद का है, उसका कोई और इस्तेमाल हो। जो कंपनी बनाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये बड़ा जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, वो कंपनी बिना प्रॉफिट की कंपनी है। 1 रुपया ना किसी से लिया ना किसी को दिया। तो भाई पीएमएलए कैसे गया? 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली। एक सेकंड, पैसे किसी से लिए दिए नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की संपत्ति का खेल हो गया। अरे भाई, लेकिन ईडी इडियट है? नहीं, ईडी इडियट है ये आपके नेता ने बोला। कौन से नेता ने बोला? अधीर रंजन चौधरी। मैं अधीर रंजन चौधरी मेरे नेता नहीं है।
तो आपके नेता कौन है? मतलब वो नेता प्रतिपक्ष तो वही है, राहुल जी तो है नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मेरे नेता हैं ये नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैं अधीर रंजन चौधरी को अपना नेता मानता हूं, ठीक है? और वो भी मुझे अपना नेता नहीं मानते होंगे, हो सकता है इस बात पर विवाद हो, लेकिन मैं सत्य कहने के लिए जाना जाता हूं और मैं सत्य कहने से नहीं डरता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश देशबन जी कि अगर थोड़ी देर को मैं कह दूं कि लाल किला आपके नाम हो गया, तो क्या आपके नाम हो जाएगा? आप भेज देंगे लाल किला? तो ऐसे ही नाम कर दिया नहीं हो जाएगा। इसीलिए नेशनल हेराल्ड किसी की भी संपत्ति निजी जवाब देना चाहते हैं, इसलिए ये सारे आरोप अमीश, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और गांधी फैमिली को बदनाम और उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की एक साजिश है। ओके, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो नेता नहीं है, बड़का नेता नहीं है, वो छुटका वाला नेता जो खाली सांसद है वो नेता है। कांग्रेस, इनकी गलती नहीं, ये नहीं है, सारे कांग्रेस के नेता। भाई आज राहुल गांधी कुछ नहीं है, इसके बावजूद राहुल गांधी के लिए बवाल हो रहा है। अरे भाई ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, और सारे बवालों और समस्याओं की जड़ वही है। तो है, आप सुधांशु भूल जाते हैं वो गांधी है। अब वो गांधी होना कितना महत्वपूर्ण है वो आचार्य जी के बयान से आया। नेशनल हेराल्ड क्या बताया जाता था? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने पैसे से स्थापित की, और आज 75 साल पे क्या कहा जा रहा है? घर का मामला था, इधर से उठा के उधर रख लिया, उधर से उठा के इधर रख लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? और एक सैद्धांतिक बात, टेक्निकल बातों के ऊपर कानूनी बात पे ईडी करेगी। 3,500 करोड़ की संपत्तियां जिस कंपनी की हो वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक गई। ये बात कितनी तर्कसंगत लगती है? और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पता है नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन कब बंद हुआ? 1993 में। किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ईडी के सामने आप सोनिया गांधी को बुलाकर गांधी परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। वो महंगाई का मुद्दा ना उठाए, वो जनता के मुद्दे ना उठाए, वो अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठाए। घबराई हुई है बीजेपी, डरी हुई है बीजेपी को डर लगता है गांधी परिवार से। जवाब दीजिए इस बात। नहीं, मैं जवाब देता हूं, पहले यथार्थ समझिए, उसके बाद समझ में आएगा। यह बताइए 2004 से 14 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौर में 100 करोड़ से अधिक की सरकारी सहायता मिलती है, और नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाकर ये कर्जे से बचा नहीं सकते थे। कितनी लॉजिकल बात है। 1993 में अखबार बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं नेहरू जी ने संस्थापित किया था। अरे कांग्रेस की सरकार रहते हुए एक अखबार नहीं 3 अखबार बंद हो जाते हैं। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज। यह बात गले के नीचे उतरती है। अगर तीनों को 1-1 करोड़ का विज्ञापन भी दे देते 3 साल तक। लेकिन मेरे पॉइंट का जवाब, क्या महंगाई से डरती है बीजेपी? क्या रियल मुद्दों से डरती है बीजेपी? अरे अब मैं जो बात जी 20 सेकंड में जवाब इसका। इसलिए हकीकत में यह भाजपा ईडी का डर नहीं है, तो इनके कर्मों का डर है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ उनकी ईमानदारी से बने हुए इस संस्थान का। अब इन्होंने क्या किया? इधर से 100-150 करोड़ अंदर आ गया राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उधर से 90 करोड़ के बेस के ऊपर कई हजार करोड़ की संपत्ति अपनी हो गई। अगर अपनी थी तो मैं कह रहा हूं सारे परिवार के सदस्य क्यों उस ट्रस्ट में? हमारे यहां भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट है, पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, कोई भी अध्यक्ष रहे, चाहे नड्डा जी थे, पहले वेंकैया जी के जमाने में बनी थी, राजनाथ जी थे, गडकरी जी थे, अमित शाह जी थे, नड्डा जी थे। खबर यह है कि सारा ब्लेम मोतीलाल वोरा पे डाला जा रहा है। मोतीलाल वोरा तो इस दुनिया में है नहीं, कोई ऊपर जाके तो पूछेगा नहीं। आचार्य जी, पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है जिस तरह से, क्योंकि ईडी का खेल बहुत पुराना है, ऐसा तो नहीं है कि नया खेल है। देखिए आजम खान भी ईडी के द्वारे गए थे, याद होगा आपको, ईडी के द्वार उनको भी जाना पड़ा था। हाल ही में उनके एक बाइट आई है जिसमें वो लुल्लू मॉल को नहीं पहचान पा रहे, वो कह रहे लोलू है, लुल्लू है, गुल्लू है, टुल्लू है, मुझे पता नहीं लग रहा क्या है। तो ये ईडी का चक्कर बहुत खराब है। क्या कांग्रेस इसमें फंस गई है? अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था। देखिए अमीश देवगन, सुधांशु जी की 2-3 बातों पर गौर करिए। पहली बात, इन्होंने कहा साहब हमारे जो ट्रस्ट होते हैं उसमें हमारा ये अध्यक्ष होता है, ये कोषाध्यक्ष होता है। अरे भाई मोतीलाल वोरा जी भी उसमें मेंबर थे। मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, खजांची थे, इसलिए उसके नाते थे। सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो उस ट्रस्ट में राहुल गांधी पहली बात कैसे थे? राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, और तब उनका उपाध्यक्ष तो कई और थे। अरे भाई अध्यक्ष भी रहना कांग्रेस के, जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, पदेन अध्यक्ष रहेगा, वो उस ट्रस्ट का मेंबर रहेगा। ये उसका क्लॉज है नंबर। ऐसा है नहीं, ऐसा अध्यक्ष नहीं था हमारे यहाँ, पदेन अध्यक्ष वहां बाय नेम सोनिया गांधी थी, बाय नेम राहुल गांधी। चलिए सुधांशु जी जो कह रहे हैं फिलहाल मान लीजिएगा, फिलहाल क्योंकि इनकी माननी पड़ेगी, ठीक है।
वो इनकी बात नहीं, इनकी बात इसलिए सही है कि वहां वही व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत अध्यक्ष रहना है, इसलिए पदेन अध्यक्ष लिख दो या सोनिया गांधी लिख दो, बात बराबर। अच्छा, आज सुधांशु जी अपने स्वभाव के मुताबिक नहीं बोल रहे हैं, बीच बीच में कूद रहे हैं जैसे कि इनके और राष्ट्रीय प्रवक्ता करते हैं, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, पर मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं रखना चाहता हूं। 8 साल से इनकी सरकार, अमीश देवगन, सुनो, भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी के घर ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना इनकम टैक्स की छापा पड़ता है। भाई ये तमाम बीजेपी के नेता दूध के धुले हो गए, इन्होंने 2 रुपए का कोई घोटाला नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी मजेदार बात यह है कि सुधांशु त्रिवेदी जी यहां ये कहना चाहते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी और इस परिवार ने घोटाला किया। भाई राहुल गांधी को 5 दिन लगातार ईडी ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन किया, अगर उनका दोष है तो जेल भेज दो। नरेंद्र मोदी को 10 साल इन्वेस्टिगेट किया मैं था। कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे अमीश देवगन कह रहा हूं, आप बहुत बड़े पत्रकार, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, मैं कहता हूं अगर आपको लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है, पीएमएलए के तहत उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते? आप रोज बुलाते हैं, राहुल गांधी रोज जाते हैं, आप सोनिया गांधी को बुलाते हैं, वो सुधांशु जवाब ऑडियंस का भी सवाल आ रहा है। 1 सेकंड अमीश, 5 सेकंड। सोनिया गांधी जी की उम्र लगभग 80 साल है, भारतीय संस्कृति का तो ख्याल रखते। अरे सोनिया गांधी कहां भागी जा रही थी? दूसरी बात, मैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सोनिया गांधी आपको भी लगता है ईडी को सोनिया जी के यहां जाना चाहिए था? नहीं, ईडी को सोनिया गांधी के यहां जा सकती थी। ईडी 4 पुलिस के अधिकारी भेज के, 4 अपने ऑफिसर भेज के इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, लेकिन सोनिया गांधी एजेंसी को जाना चाहिए। सोनिया गांधी की तौहीन करना इनका मोटिव है, इनका मोटिव ईडी का घोटाला खोलना नहीं हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी आरोप में न्यायालय के द्वारा आरोपित होकर न्यायालय के द्वारा बेल पे हो, तो उसका जलवाए जलाल इतना होना चाहिए कि ईडी उसके दरवाजे पे जाके सिजदा करते हुए कहे, क्या ये विशेषाधिकार सबको प्रदत्त होगा या केवल एक, जैसे तिलक जी ने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह परिवार जो कहता राज्य करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ उसी को होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। सुधांशु जी, वो परिवार 8 साल से सत्ता से बाहर है, आप राहुल गांधी को रोज आप रोज बुलाते हैं उनको, जबरदस्ती तानाशाही करके वापस आ जाए सत्ता में, वैसा तो नहीं हो सकता। और इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हीं के आचार्य जी के साथ साथ यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि ये गलत हुआ है, आप ईडी के ऑफिसर्स बोल के अधिकारियों को भेजकर उनके वहां पर घर पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। यशवंत सिन्हा जी, वो आपके लिए वोट भी डालने आई थी, मत पेटी भी उनके घर ही भिजवा दिया करो कि भैया वहीं वोट भी आप वहीं डाल लो, सारी चीजें। ये विशेषाधिकार और ये जो एलिटिज्म की राजनीति है, ये खत्म होनी चाहिए। और एक एलिटिज्म की राजनीति का बड़ा एग्जांपल, एक कांग्रेस के बड़े नेता है गुजरात के, कांग्रेस के बड़े नेता हैं गुजरात के, 2024 की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, गुजरात के चुनाव की भी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक बाइट के जरिए सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો ये जनाब कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो मुसलमानों को पहला हक दिया था और अब कांग्रेस गर्त में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी हम उस बात के साथ खड़े हैं। गुजरात के चुनाव में भी हम इसी बात को दोहरा के कहते हैं। एक बात बताइए आचार्य जी, वो खुद कह रहे हैं हम गलत पे पहुंच गए हैं, लेकिन इसी बात को दोहराते हैं क्योंकि मुसलमान अगर हमें वोट नहीं देगा तो हम जीतेंगे कैसे। उत्तर प्रदेश में इसकी वानगी देख चुके हैं आप लोग। मैं उनकी बाइट पर मैं इस बात के लिए जवाब देने के लिए जो अधिकृत हैं वो जयराम रमेश जी हैं, ये उनको आप पूछिएगा। अच्छा, इनको अब नेता मान रहे हैं नहीं मान रहे? ये तो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं। नहीं, गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो ये गुजरात कांग्रेस के नेता हैं, मेरे नेता थोड़ी हो सकते हैं। मेरे नेता प्रियंका गांधी है। आपकी नेता प्रियंका गांधी है, तो जब तक प्रियंका जी कुछ नहीं बोलेंगे आप कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ के नेता राहुल गांधी जी हो सकते हैं, कुछ के नेता सोनिया जी हो सकती हैं, तो ये काफी मतलब कांग्रेस के अंदर भी मतलब एक पेड़ से कई सारी धाराएं जा रही हैं, तो हर धारा अपने लिए जिम्मेदार है, पेड़ किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है। हम सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं जी। हमारे यहाँ स्वेच्छा से, अरे आचार्य जी, कांग्रेस के अकेले साधु हैं आप। अरे स्वेच्छा से कहां आपको कुछ मिल गया अभी तक? सुनिए,
हमारे को अधिकार प्राप्त है जो हमारी सनातन संस्कृति ने दिया है। ये हम सनातन भगवान- संस्कृति सुनिए, ठाकुर साहब कौन सी निभा रहे हैं? अरे सुनो ना, हम भगवान शिव को भगवान माने, हम भगवान राम को भगवान माने, हम कृष्ण को भगवान माने, हम पीपल को भगवान माने, हम सांप को भगवान माने, हम गाय को भगवान माने, हम गंगा को भगवान माने, हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब राष्ट्रपति नेता भाटी की मानना टर्न है। मनुष्य की व्यक्तिगत लेकिन अधिकारों की बात है। भगवान है सारे उसी परिवार में, किसी को भी मान लो, भाई को, बहन को, माता जी को, परिवार में मैंने उसी में ऐसा है नहीं सारे। कहा। ठीक है, इन्होंने ही कहा। अच्छा, अब मैंने ये मैं विषय मेरी पे बात को आता गलत हूं, ढंग से विषय पर पेश आता ना हूं। करो। क्या आपको लगता है ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें आपके भी कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, उनकी एक बहुत बड़ी हार हुई है और द्रौपदी मुर्मू की बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये एक मैसेज 2024 के लिए भी है। बीजेपी एक अंडरलाइन देने की कोशिश करी और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, टीएमसी कह रही है कि हम वोट ही नहीं करेंगे, तो विपक्षी एकता को तो झटका लग गया है बहुत बड़ा। नहीं, एक तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भूल जाइए विपक्षी एकता, ये मोदी रहेगा 2024 तक। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और 1950 से अब तक जितने राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, अगर आपने सबका अध्ययन किया होता तो आप इन शब्दों पर इतना जोर न देते कि बहुत बड़ी हार हुई है और बहुत बड़ी जीत हुई है। एक दो चुनाव को छोड़कर लगभग सभी चुनाव में यही प्रतिशत रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरे चुनाव में 99.56% वोट मिला था और कई प्रत्याशियों को, किसी को 98%, 95%, 85%। तो ये तो चुनाव का प्रचलन है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस समय सत्ता में है, उनकी प्रत्याशी थी, निश्चित था उनका जीतना, लेकिन चुनाव लड़ना भी जरूरी था लोकतंत्र की रक्षा के लिए। हम लोगों ने हिम्मत दिखाई, एक परंपरा का पालन किया, बिना चुनाव के, बिना प्रत्याशी खड़े किए तो राष्ट्रपति बन जाते तो देश के लोकतंत्र का अपमान होता। तो हम ईमानदारी के साथ, मुद्दों के साथ और विचार के साथ चुनाव में हमने प्रत्याशी उतारा, जीत गए। वो जितनी वोट से जीते ठीक है, आपको बधाई, इसमें तो कोई अजीब क्या बात नहीं आपको लगता है बीजेपी रियल मुद्दों से भाग रही है तभी ईडी की आड़ में आ रही है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए अमीश जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई गड़बड़ी की है नहीं की है, वो अब दोषी हैं या नहीं है। लेकिन इतना मैं दावे के साथ, यानी शक आपको भी है? इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी और इनकम टैक्स की कोई साख छोड़ी नहीं है, कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। क्या जिस तरह इनका दुरुपयोग किया जाता है, क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र में थे, शरद पवार जी के भतीजे, उनके खिलाफ कई मुकदमे थे, उन्हें रातों रात इन्होंने शपथ दिलवा दी। गलत था, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैं उस पूरी खबर को मैंने देखा है। ऐसा कुछ नहीं था, क्लैरिफिकेशन ईडी के ऑफिस से भी आया था, सीबीआई कहां से भी आया था। मेरा वाक्य पूरा हो जाता तब आप खंडन करते तो ज्यादा अच्छा रहता। जी। उनके मुकदमे वापस लिए गए जब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु थे, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए। जब वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। और ऐसे 50 सैकड़ों उदाहरण हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल देता है, उसके घर ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है, ना सीबीआई जाती है, ना पुलिस जाती है, ना न्यायालय के नोटिस आते हैं। एक बात बताइए भाटी साहब, ये लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने बोला जो बीजेपी के खिलाफ बोल देता है उसके पास ईडी भी चली जाती है, इनकम टैक्स भी चले जाता है, सीबीआई भी चली जाती है। अखिलेश जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत समय से जानता हूं, लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, शायद अभी तक कोई नहीं गया। आप लगातार 8 वर्षों से लगातार बीजेपी की को लॉजिकली क्रिटिसाइज करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, बेसिकली योगी को क्रिटिसाइज करते हैं। आपके यहाँ तो ईडी, सीबीआई, आईटी कोई आया अभी तक? अगर कोई चोर पकड़ के कोर्ट में लाया जाए और जज उससे कहे कि तू तो चोर है, तूने तो बहुत चोरी करी है, और चोर कहे कि जज साहब मैंने आपके घर में तो चोरी नहीं की, आप मुझे चोर क्यों कह रहे हो? तो ये कोई तर्क हुआ? चोर कौन है भाई? मेरे खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई, मेरे नेता के खिलाफ नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दूध के धुले हो गए। अखिलेश यादव जी के दिनों आपने बोला जो खिलाफ बोलता है, मैंने तर्क दिया, अखिलेश जी भी खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश जी की ये कोई कमी पकड़ नहीं पा रहे, उनके तो आगरा लखनऊ, तो मतलब कमी है, मतलब कमी है। आपने भी कमाल का भिगोया, कमाल का मारा आपने, मानना पड़ेगा। आपने बोला कमी है। ओके, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधांशु, देखिए, पब्लिक के बाद आपने कहा कि कोई बोल दे तो क्या वो हो जाएगा। उदाहरण देना चाहता हूं, 2019 में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा था कि देशद्रोह का कानून हम समाप्त कर देंगे, बहुत खराब कानून है। पर आपको पता है 2019 के बाद देशद्रोह का कानून सबसे पहले किसने प्रयोग किया? वही अशोक गहलोत। किसके खिलाफ प्रयोग किया? किसी आपराधिक खिलाफ नहीं, एमएलए के खिलाफ। किन एमएलए के खिलाफ? अपनी पार्टी के एमएलए और मंत्री के खिलाफ, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। और हम अगर विद्वेष की भाव रखते तो ये बताइए, जिसने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तो किसी ने मौत की कामना की, तो पता नहीं हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, क्या क्या बोला गया। किसी के घर कभी पुलिस गई?
ये देश है हमारा। मैं रुकूंगा मैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद इस हफ्ते की सबसे जोरदार बाइट जो आजम खान की रही है वो आपको सुनाऊंगा, उसका रिएक्शन आपको दिखाऊंगा, पब्लिक के पास जाएंगे। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। मेरा ये बताइए, सीबीआई तोता है, ये किसके लिए कहा गया? सुधांशु जी नोट कर लेना, जब सरकार बदलेगी तो बताऊंगा सीबीआई तोता है या मैना, याद कर लेना।